सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पार्ट 5, राइट, एलएलपी का हमने लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर से शुरू करना था। सेक्शन 8 सेक्शन 9 हमें पढ़ना है, बेसिकली कवर कर लेंगे आज। सेक्शन 10 भी हमें पढ़ना है, वो भी कवर कर लेंगे। सेक्शन 11 हमें आज ही पढ़ना है, वो भी कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मोटे मोटे तौर के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, ऊपर से रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज शायद हमें उसकी जरूरत पड़ जाए। सेक्शन नंबर 7 क्या कहना चाहता है? सेक्शन नंबर 7 का सब सेक्शन 1 हमें यह कहना चाहता है कि एवरी एलएलपी सेल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, राइट, देन who are individuals and at least one of them shall be resident of India। ठीक है, ये हो गया। Provided if in LLP all the partners are body corporates or in which one or more partners are individuals and bodies corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such bodies corporate shall act as designated partners। ये पहला हो गया। सेक्शन नंबर 2 है ना, उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अगर ऐसा बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा तो फिर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। इनकॉर्पोरेशन के टाइम की बात कर रहे हैं। फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा लिखा है एवरी पार्टनर, ईच पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, तो फिर वो टाइम टू टाइम डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे। ठीक है ना। फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, ठीक है ना, सब सेक्शन 2, ठीक है ना, एनी पार्टनर, उसका जो सेकंड पार्ट है, एनी पार्टनर may become a designated partner by an accordance with the LLP agreement and a partner may cease to be a designated partner in accordance। ठीक है, ये भी ठीक है। हम सब सेक्शन 3 पढ़ लेते हैं। An individual shall not become a designated partner in the LLP unless he has given his prior consent to act as such to the LLP in such form and manner। ठीक है, अब हम जो हाईलाइट करना चाहेंगे चौथा और 5वां नंबर का, इसके लिए हम मेजॉरिटी रिवीजन के लिए आए हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एवरी एलएलपी सेल फाइल विद द रजिस्ट्रार, क्या पर द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु हैज गिवन हिज कंसेंट टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अगर कोई नया पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आप सिलेक्ट करते हो तो उसकी जो कंसेंट है वो आपको 30 दिन में अपलोड करनी है, रजिस्ट्रार को बताना है। एन इंडिविजुअल 5 सब सेक्शन 5 सेक्शन 7 का, इसके लिए भी हम यहीं पे आए हैं। एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सैटिस्फाई सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई कंडीशंस, ये सब के बारे में हमें चर्चा करना है, हम आपको फॉर्म भी दिखा देंगे, ठीक है ना, सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो। समझ रहे हो? अभी बताना है बाद में बताना है? बाद में क्या? अभी बता दो, पहले ही बता दो। पहले ही बता देना है? आर यू श्योर? उससे पहले लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देख लेते हैं, चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देख लेते हैं। हाँ, तो पहले देख लेते हैं। उसके बाद में फॉर्म बताएंगे। सेक्शन 10 भी पढ़ लेंगे, जब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स की बात करनी है तब करेंगे। अभी हमारे पास पर्टिकुलर वो वर्ड्स है नहीं, तो फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे नहीं। चलो ठीक है, टू द पॉइंट रहेंगे। लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, क्या यहाँ पे किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड या तो वो पर्सनली लायबल, ऐसा हो सकता है कभी भी लाइफ में? आर यू श्योर? कब होगा ऐसा? कब हो सकता है? क्या बोला गया हो? नारे उसको एक्ट के हिसाब से, मतलब डॉक्यूमेंट रिटर्न। अच्छा, अब जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जैसे हम बोलते हैं एलएलपी क्या है बेटा, देखो एलएलपी है, आप उसको ऐसे नेचुरल पर्सन बोल सकते हो। नेचुरल पर्सन है ना रे, ठीक है ना। अगर हम एलएलपी को बोले आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है गवर्नमेंट को, है ना, आपको कोई भी रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, एनी रिपोर्ट, ठीक है ना, इट कैन बी एनीथिंग, व्हाटएवर रिक्वायर्ड, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो क्या वो खुद कर सकता है? वो नहीं कर सकता।
तो कौन करेगा? हर एक पार्टनर करेगा। देखो कर सकता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसको नॉन कंप्लायंस मतलब क्या? ब्रीच। नॉन कंप्लायंस मतलब वो उसको आप ओबे नहीं कर रहे हो, डिसओबे करना। कंप्लायंस मतलब ओबे करना। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। अब ये एक पर्सन, नेचुरल पर्सन कर सकता है, इसीलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आते हैं अस्तित्व में। कौन आते हैं? Designated. मतलब कि वो एलएलपी का कोई भी जो लीगल टर्मिनोलॉजी में है काम बात है, वो लीगल कंप्लायंसेस है, वो पूरे करेंगे वो लोग। और अगर वो पूरे नहीं कर रहे तो फिर दंड भी उन्हीं को हो सकता है, और इसी के लिए उनको पर्सनली लायबल भी, पर कोई पर्टिकुलर दंड होता है उसके लिए उनको पर्सनली लायबल किया जा सकता है। कोई डाउट है? नहीं है। अनलेस, देखो सेक्शन 8 में क्या बताया गया है? लायबिलिटीज ऑफ designated partners. Unless expressly provided otherwise in this act, unless expressly provided otherwise in this act, मतलब कुछ और बताया गया हो, a designated shall be responsible for doing all acts. Designated partner कोई भी कृत्य करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। Matters things as a required, ठीक है ना? ए, वैसे वो एटीएम होता है, क्या होता है? ATM. एटीएम मशीन होता है, लेकिन यहाँ पे एएमटी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? AMT. डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कोई भी कृत्य एक्स, कोई भी मैटर्स रिलेटेड टू बिजनेस, और कोई भी थिंग्स, ठीक है ना? एटीएम, एक्स, थिंग्स, मैटर्स। कोई डाउट है? नहीं. तो कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स, थिंग्स एंड मैटर्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हमने बोला ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थोड़ी ना नेचुरल पर्सन है, इट इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। तो वो थोड़ी ना कोई भी कृत्य करेगा, उसकी ऑन इट्स बिहाफ काम कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डूइंग ऑल द एक्ट्स, थिंग्स एंड मैटर्स। वैसे मैटर्स एंड थिंग्स है, एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी, पर क्यों? इन रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। आपको ओबे करना पड़ेगा ना जो भी प्रोविजंस है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, कोई स्टेटमेंट फाइल करना है, एंड द एनी रिपोर्ट। कोई डाउट है? परस्यूएंट टू मतलब in accordance to the provisions of this particular act and as may be specified in the limited liability partnership agreement. Any doubts? नहीं है, ठीक है ना? और सेक्शन 7 ए और बी में क्या बोलता है? ये भी जो बंदा है, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, liable to all penalties imposed on the LLP for any contravention. Contravention मतलब क्या? ब्रीच। कुछ भी लॉ को आप ब्रीच करते हो ऑफ दोस प्रोविजंस। कुल मिला के यहां पे आपको क्लियर टू कट नहीं बताया गया है कि उसकी लायबिलिटी कितनी है। मैं आपको बता दूं, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर केस अनलिमिटेड है, मतलब पर्सनली लायबल है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस वो पर्सनली लायबल है। ऐसा यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है ये चीज, ये पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है। लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 8 में बताया गया है, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, a designated partner shall be responsible for doing all ATM acts, matters and things as are required to be done by the limited liability partnership, है ना? बट क्यों? in respect of compliance of the provisions of दिस एक्ट, इंक्लूडिंग, अब ये कामकाज कौन से है? इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट एंड द लाइक रिपोर्ट परस्यूएंट टू, मतलब इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट
एंड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द LLP एग्रीमेंट। कोई डाउट है? LLP एग्रीमेंट में बोला गया है कि ये काम ये बंदा करेगा, तो फिर उसके लिए वो पर्सनली लायबल है, ठीक है ना। अगर उसने वो काम नहीं किया, अगर कोई दंड आता है, पेनल्टी आता है, तो उसको भरना पड़ेगा। लायबल टू इन लिखा है ना, लायबल टू ऑल पेनल्टीज। अगर उसके ऊपर कोई पेनल्टी लागू कर दी जाए और फिर उसको उससे कंप्लायंस करना पड़ेगा। इम्पोज्ड ऑन द LLP फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन मतलब ब्रीच, एनी कॉन्ट्रावेंशन मतलब BREACH, फिर से बता रहे हैं, ऑफ दोस प्रोविजंस। कैन वी मूव ऑन? अब देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 9, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के अंदर चेंज होता है तो इसके लिए आपको पता है कहां पे कुछ बताया गया था आपको? सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5। क्या बताया गया था सब सेक्शन 4 के अंदर? आपको याद है? आपको ये वो रजिस्टर्ड every LLP shall file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act, है ना, as designated partners। अगर किसी को मंजूरी दी गई है तो फिर आपको रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई भी इंडिविजुअल है जो एलिजिबल है टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर shall satisfy such conditions and requirements as may be prescribed। तो उन दोनों सबसेक्शन की हम बातें करेंगे। A limited liability partnership may appoint a designated partner within 30 days of vacancy। याद रखना क्या? जैसे कि हमने 1/4/2024 को LLP के अंदर हमने इसके बारे में बताना, एक्चुअली हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके थे, वो उसके अंदर थोड़ा वॉइस इश्यू आ गया था, तो अगर गलती से मैं बोलूँ ना कि इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आप उसको ऐसे ही जाने देना जो ऑनलाइन स्टूडेंट है। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि वो 2 पार्टनर्स वाला क्राइटेरिया अलग है। जहाँ पे ऑलरेडी 2 पार्टनर्स थे, एक मर गया, ठीक है ना, तो एक ही बचा, उस क्राइटेरिया को हम अलग रखेंगे। यहाँ पे ये अलग क्राइटेरिया रहेगा। कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो किसी LLP में 1/4/24 को बराबर एक जगह खाली पड़ी डेजिग्नेटेड पार्टनर की, क्योंकि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, राइट। अब एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, दूसरा मर गया, एंड देयर आर अदर पार्टनर्स, ठीक है। अब आपको अगर 1/4/24 तक जगह खाली पड़ी है ना, तो उनको विद इन नेक्स्ट 30 डेज मतलब 1/5/24 तक ये जगह पूरी करनी है। सॉरी, आपको पता पड़ा? 1/5/24 तक ये जो वेकेंट जगह है वो उनको पूरी करनी है, और उसके विद इन 30 डेज यानी 31/5/2024 तक उनको रजिस्ट्रार को बताना है कि हमने ये जगह पूरी करी है। कोई डाउट है? नहीं है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 4 ये हो गया विद इन 30 डेज वाला। और वो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है ना, उसको सच कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वो पूरे करने हैं। कोई डाउट है? नहीं है। चलो, A limited liability partnership may appoint a designated partner within 30 days of a vacancy arising for any reasons and provisions of subsection 4 and subsection 5 of section 7 shall apply in respect of such new designated partner। ठीक है ना, जो नया designated partner है उसके लिए subsection 4, subsection 5, section 7 के आपको फॉलो करना है ना। Provided that if no designated partner is appointed, अगर आपने ये सब होते हुए, खाली जगह होते हुए आपने विद इन 30 डेज अगर आपने कोई नया पार्टनर चूज नहीं किया है, ठीक है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर, और इफ एनी टाइम देयर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, और या कोई भी ऐसा वक्त जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, देन हर एक पार्टनर शैल बी डीम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब इन एनी पर्टिकुलर केस, जो इसके ऊपर वाला हमने सेक्शन 8 देखा, उसके रिलेटेड फिर सभी की लायबिलिटीज कैसी हो जाएगी, वो एवरीवन, क्योंकि हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाएगी। कोई डाउट है? नहीं है।
तो चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर कोई चेंज करना है जो कि सेक्शन नंबर 9 में बताया गया है, और इसके लिए आपको सेक्शन 7 उसका सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 के बारे में बात करना है। A limited liability partnership may appoint a designated partner within 30 days of a vacancy arising for any reason, and provisions of subsection 4 and subsection 5 of section 7 shall apply in respect of such new designated partner, provided that if no designated partner is appointed or if any time there is only one designated partner, each partner shall be deemed to be a designated partner। कोई डाउट है? कैन वी मूव ऑन? अब ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 7 और 9, सेक्शन 7 और 9 उसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाए, क्या हो जाए? हम सेक्शन नंबर 10 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी हम सजा देना पसंद करेंगे। क्या देना पसंद करेंगे? सजा देना पसंद करेंगे। तो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगेन ब्रीच, ब्रीच का स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वैसे मेरा राइटिंग सही है बट आज हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है ना। वन ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग्स, आज भी हमने बहुत लेट स्टार्ट किया। पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ सेक्शन नंबर 7 एंड 9, जिसको आपने बताया गया है सेक्शन नंबर 10 के अंदर कि पनिशमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इफ द LLP breaches the provisions, यानी contravenes the provisions of subsection 1 of section 7, subsection 1 क्या था? वो एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, सेक्शन 7, और एक एटलीस्ट इंडियन हो जाए, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। कोई डाउट है? नहीं है। इफ द LLP contravenes यानी breaches the provisions of subsection 1 of section 7, meaning that the number of designated partners are less than 2 or none of the designated partner is resident in India, कोई भी यानी ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रावीन हो गया, एक तो 2 से कम हो गया आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर, एज वेल एज और क्या हो गया, कोई भी पार्टनर रेजिडेंट इन इंडियन रेजिडेंट नहीं है, तो पनिशमेंट होगा, है ना। क्या होगा? द LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, द LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000, मतलब LLP को भी 10,000, पार्टनर्स को भी, एवरी पार्टनर को, है ना। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन, मतलब ये ब्रीच कंटिन्यू ही है, अभी भी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू ही है, विद द फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 पर डे, एड ऑन होती ही जाएगी, है ना। फर्दर पेनल्टी, फर्दर मतलब एक्स्ट्रा पेनल्टी ऑफ 100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, मतलब आप LLP को 1 लाख मैक्सिमम पेनलाइज कर सकते हो, एंड 50,000 फॉर एवरी पार्टनर ऑफ सच LLP, ठीक है। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9, इसके लिए पनिशमेंट के लिए हमने क्या, सेक्शन 10 को चूज किया कि अगर सेक्शन 7 और सेक्शन 9 को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए सजाए मौत दी जाए ना। सेक्शन 10 बोल रहा है कम सजा दो, क्या दो? कम सजा दो। इफ द LLP contravenes यानी breaches the provisions of subsection 1, अलग अलग सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ब्रीच हो रहा है तो क्या सजा है। अगर सब सेक्शन 1 को इन सेक्शन 7 है उसको अगर ब्रीच किया जाए, सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 ऐसा बोलना चाहता है कि एवरी LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम 2 होने चाहिए, एज वेल एज एक पार्टनर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया कि वहां पे 2 से कम पार्टनर है और कोई भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, द LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 ईच, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन, कंटिन्यूइंग ब्रीच विद फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख फॉर LLP एंड 50,000 फॉर एवरी पार्टनर ऑफ सच LLP। कैन वी मूव ऑन? अब देखो, if the LLP contravenes, breaches the provisions of subsection 4 of section 7, failure to file the consent of appointment of, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसका कंसेंट आपने नहीं दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, और विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट द LLP, थोड़ा आधा कर दो दंड, क्या कर देंगे, 10,000 का क्या करेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाई 2, 5,000। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन डेली चार्ज तो क्या रखेंगे, 100 पर डे,
लेकिन यहां पे भी हाँ वो हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? मैक्सिमम पेनल्टी को भी 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, 50,000 डिवाइडेड बाई 2, 50,000 एंड 25,000 फॉर एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर। फॉर एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर थोड़ा चेक किया क्या आपने? हाँ वहाँ पे एवरी पार्टनर था, यहाँ पे डेजिग्नेटेड। देखो द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर, है ना? कोई डाउट है यहाँ पे? ये एलएलपी एंड इट्स एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई डाउट है? नहीं है। एंड विथ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन, देखो यहां पे तो वो लोग गलत थे, सब गलत थे, क्योंकि एक चला एक अंदर, ठीक है ना? कोई डाउट है? यहां पे कंसेंट तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही दंड, क्योंकि देखो याद करो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। तो यहां पे दंड किसको लगेगा? डेजिग्नेटेड। आप समझ रहे हो ना? तो ये जो दंड है, LLP and its every designated partner shall be liable to penalty of 5,000 and in case of continuing contravention with the further penalty of 100 per day subject to maximum of 50,000 for LLP and थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। कैन बी मूव ऑन? चलो, पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ सेक्शन 7 एंड 9। सेक्शन 10 में उसकी सजा सुनाई गई है, सजाए मौत ना भाई ना, सजाए पैसे। सजाए पैसे। If the LLP breaches the provisions of the subsection 1 of subsection 7, in that case the LLP and its every partner shall be liable to a penalty of 10,000. Any doubts? And in case of continuing breach, continuing contravention with a further penalty of 100 per day, subject to a maximum of 1 lakh for LLP and 50,000 for every partner of such LLP. If the LLP contravention the provisions of subsection 4 of section 7, failure of to file the consent of appointment of designated partner within 30 days of his appointment, the LLP and its every designated partner shall be liable to a penalty of 5,000, and in case of continuing breach contravention with further penalty of 100 per day, subject to maximum 50,000 for LLP and 25,000 for every designated partner. Can we move on? If the LLP contravenes यानी breaches the provisions of subsection 5 of section 7, subsection 5 क्या था? वो कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहां पे देखो वापस हरे के हरे पार्टनर इन्वॉल्व हो गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, है ना? कोई डाउट है? If the LLP breaches the provisions of subsection 5 of section 7 or section 9, the LLP and its every partner shall be liable to a penalty of 10,000 and in case of continuing contravention with further penalty of 100 per day, subject to a maximum of 1 lakh for LLP and 50,000 for partner of such LLP. Can we move on? ठीक है। Incorporation of LLP section 11, हम वहां पे आ गए जहां से सब शुरू होता है। हम कहां पे आ गए? इसीलिए हम कहां पे आ जाएंगे? जहां से सब शुरू होना चाहिए। हम कहां पे आ जाएंगे? जहां से सब शुरू होना चाहिए। ओके फिलिप, ये वो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? फिलिप फॉर्म। ये वो फॉर्म है जो फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना? कोऑपरेशन के लिए इसका नाम देख लेते पहले अपन, शायद हम समझ जाए। FF, फॉर्म। होशियार हो बड़े आप। F है ना, I L L
आई पी, ठीक है ना। एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्म, इसके लिए हमने कुछ नहीं रखा। ये जो छोटा आई है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन का आई छोटा है, ऑफ के लिए हमने कुछ नहीं रखा। लिमिटेड के लिए ये वाला एल, ये जो एल आई है वो लायबिलिटी का एल आई और पी का पार्टनरशिप। तो ये जो फॉर्म है वो फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसीलिए इसको हम फिलिप बोलते हैं, ठीक है ना। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हो। Pursuant to rule number 8, rule number 11 and rule number 18 of limited liability partnership rules 2009, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों आए हम? अगर आपके हाथ में बुक है, अगर आपके हाथ में बुक है तो सेक्शन नंबर 11 में जाइए। सबसे पहले आपको चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ऐसा लिखा है। उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपके फिलिप फॉर्म का पार्ट ए है। सेक्शन नंबर 11 में जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लिखा है वो आपके फिलिप फॉर्म का पार्ट ए है, ठीक है। अब आपको बता दूं, सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 के क्लोज सी में जो स्टेटमेंट लिखा गया है, क्या लिखा गया है? स्टेटमेंट टू बी फाइल, ऐसा लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट कौन फाइल करेगा? स्टेटमेंट है पार्ट बी ऑफ योर फिलिप फॉर्म। हम सब बता देते हैं तो पढ़ने में जरा आसानी रहेगी, फटाफट चला जाएगा। पार्ट बी है, ठीक है ना। क्या है? पार्ट बी। स्टेटमेंट बाय अ पर्सन सब्सक्राइब्ड, वो सब्सक्राइब्ड। ये स्टेटमेंट क्यों कौन देगा? जिन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब किया है। क्या किया है? टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिस भी लोगों ने अपना नाम सब्सक्राइब किया है वो यहां पे स्टेटमेंट देगा। कौन है वो? आई द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी डू स्टेट दैट, क्या स्टेट कर रहा है? I am a person named in the incorporation document as a designated partner/partner of the LLP. The designated partners have given their prior consent to act as designated partners. All the requirements of the LLP Act 2008 and rules made thereafter, ये सब याद रखना। In respect of designated partner identification number DPIN, DIN याद है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयरटू, ये वर्ड्स आएंगे। हैव बीन कंप्लाइड विथ, आई मेक दिस स्टेटमेंट कॉन्सेंटिशियसली, है ना। वो बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इट्स ओके, संभाल लेना। बिलीविंग द सेम टू बी ट्रू, इतना टाइम नहीं है अपने पास। यहाँ पे डिजिटली साइन या बाया डिजिटली आपको साइन करना है। यहाँ पे आपका जो भी नंबर है DIN, DPIN, पान ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे लिखना है। अब ये स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा, पार्ट बी में स्टेटमेंट में ये सब क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो। आपका नाम लिखना है यहाँ पे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन होल टाइम प्रैक्टिस, आपका, यस आपका। अब जो पढ़ रहे हो ना, अब जब फॉर्म बनाओगे LLP फॉर्म को रजिस्टर करोगे, आपको तगड़ा वाला पैसा मिलने वाला है। स्टेटमेंट बाय, यहाँ पे या तो एडवोकेट का स्टेटमेंट चल सकता है, LLP इसको रजिस्टर कर सकता है। CS कंपनी सेक्रेटरी, आप खुद चार्टर अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में होना चाहिए। आई मतलब आपका नाम है ना, CA, कोई डाउट है? आपका खुद का लगा लेना, सन और डॉटर ऑफ, आपके माता पिता का नाम लगा देना। डू स्टेट दैट आई एम एडवोकेट हो तो एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हो तो कंपनी सेक्रेटरी। एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द LLP, आपने LLP का बनाया है। एंड माय मेंबरशिप नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ माय प्रैक्टिस नंबर इधर पे लिखना है, ठीक है ना। एंड द थिंग्स गो ऑन। हम आपको बता दें, ये हो गया हमारा पार्ट 2। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होगी, आपके पढ़ाई में बहुत कम चीजें हैं। नेम, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, है ना। न्यू अनकॉर्पोरेट, इन आप LLP जो बना रहे हो या नई है या कन्वर्जन कर रहे हो, शेड्यूल 2, 3 और 4 के हिसाब से। CIN, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP, आपकी LLP का रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है ना, वो होना चाहिए। नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ये क्या होता है? नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ, ये क्या होता है?
इंडिया लिखना पड़ेगा ना। ये रहा, दिख ही रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। देखो ये इमेज को, मोनिका इज इट ओके, रीडेबल है, चलो ठीक है। हम आपको बता दें, जैसे ये ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है ना, वहां पे आरडी है, वहां पे आरओसी है एंड ओएल है, ठीक है। मतलब ये जो ब्लैक कलर है यहाँ पे तीनों है। आरडी मतलब इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमने आरडी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, रीजनल डायरेक्टर्स। कोई डाउट है? आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ओएल मतलब क्या? ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह पे वो वहां पे तीनों है, ठीक है। ये ब्लैक यहाँ पे मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, ये ऐसी मेन जगह पे जहां पे तीनों चीज एक साथ में है, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी एंड ओएल। देखो मेन जगह है ये, नाम सुनो पहले तो दिमाग में बत्ती जल जाएगी, है ना, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जगह के नाम देखो, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, सॉरी, चेन्नई एंड अहमदाबाद। भारत के एक ऐसे सिटीज जहां पे ये सब होना चाहिए। फिर जो जैसे ये लाल लाल दिख रहा है ना, जहां पे लाल लाल दिख रहा है वहां पे आरओसी एंड ओएल है दोनों। फिर सिर्फ ग्रीन दिख रहा है ये एक हाँ गुवाहाटी, यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है। फिर जहां पे ब्लू दिख रहा है नोएडा, पुणे, ठीक है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस रीजनल डायरेक्टर्स है। और ये एकदम येलो, 1 2 ये 3, यहाँ पे क्या है? आरओसी है, ठीक है ना। देखो इनकी ऑफिस होती है, आरओसी की हमें जरूरत पड़ती है, और आप वहीं पे रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर मेरा गुजरात में है मेरा ऑफिस एलएलपी रजिस्टर, ऑफिशियल एड्रेस कहाँ का है? गुजरात का, कोई भी जगह का, तो मेरा आरओसी कहाँ क्या लगेगा? अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद में ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। कोई डाउट है? ठीक है। तो नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इन विच द प्रपोज्ड एलएलपी इज टू बी रजिस्टर्ड। अगर हम गुजरात में तो हम कहां पे जाएंगे? अहमदाबाद के एलएलपी का रजिस्ट्रार का एड्रेस लगाएंगे। बिजनेस एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट। अब कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है ना, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये फॉर्म में आपको क्या क्या लिखना है, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ना। आपका क्या आप चैरिटेबल एक्टिविटीज कर सकते हो? नो। कोई भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। नाउ अगर इन केस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, असेट मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, मर्चेंट बैंकिंग, सिक्योरिटाइजेशन, reconstruction, cheat fund and non-banking financial activities. A copy of the in principle approval of the regulatory authority should be attached. Any doubts? अगर आप कोई पर्टिकुलर इन दिस ये प्रकार की कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो अटैच करना पड़ेगा। कोई डाउट है? नहीं है, बहुत सारी चीजें लगेगी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, इसका इंफॉर्मेशन लगेगा। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस ने वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। अब देखो अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी ना डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, उसका नॉमिनी होगा। जैसे हमने एलएलपी के बारे में बात किया कि एलएलपी तो एक लीगल है ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वैसे ही जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो थोड़ी ना काम कर सकता है, तो उसका एक नॉमिनी होगा, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। क्या होगा? तो हमें उसके नॉमिनी, पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉमिनी, उसकी डिटेल्स लगेगी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें लगेगी। जहां पे आपको जरूरी चीजें होगी उसकी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, बाकी हम क्या दे देंगे कि अदर्स एज मेंशन्ड, ठीक है ना। हम जाते पढ़ते
दरवाजा बंद कर दे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, आपका जो फिलिप फॉर्म था उसके दो हिस्से हैं, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पार्ट ए एंड स्टेटमेंट पार्ट बी। बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। द मोस्ट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11, द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट needed for registration is the incorporation document and section 11 subsection 1 for a LLP to be incorporated, two or more persons associated। क्यों एसोसिएट हो रहा है, साथ में क्यों आ रहा है? पहले तो दो तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम नंबर्स क्या चाहिए? दो, मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। The most important document needed for registration is incorporation document। Now, अगर LLP को incorporate करना है तो आपको दो व्यक्ति कम से कम चाहिए, two or more persons। पर associate क्यों हो रहा है? For carrying on a lawful business with a view to earn profit shall subscribe their names to an incorporation document। वो अपने नाम, अब देखो स्टेटमेंट भी यही लोग देंगे, स्टेटमेंट भी कौन देंगे? यही लोग देंगे। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लोज ए आपको क्या बोलना चाहते हैं? टू और मोर पर्सन एसोसिएटेड। क्यों एसोसिएट हो रहे हैं भाई, है ना? फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। उनका हेतु क्या है ना? अगर ऐसा कुछ है साथ में आया है तो सेल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कोई डाउट है? नहीं। अब द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच, फिलिप फॉर्म नहीं बताया क्या हमने आपको? एवे ही निकल पड़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें एक पर्टिकुलर मैनर में, सच मैनर एंड विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। हमने हमारा गुजरात का बताया आपको रजिस्ट्रार, ठीक है ना, अहमदाबाद में है। विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP, वो भी हमने बताया। विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP इज टू बी सिचुएटेड। Incorporation documents are now processed electronically by registrar Central Registration Center since 2nd October। क्यों भाई? ये गांधी जी की बर्थडे डेट ली। हाँ, गांधी जी 2 अक्टूबर 2018, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है। नाउ स्टेटमेंट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बाद में मतलब थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। हम ऊपर से वापस देख लेते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ए की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट ए। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फिलिप फॉर्म का पार्ट ए है। फॉर एन LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड आपको सब सेक्शन 1 का ए और बी चाहिए। टू और मोर पर्संस एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस, है ना, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट। एक चीज हो गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया? द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड विद सच फीस। एक पर्टिकुलर मैनर में होना चाहिए, विद सच फीस होना चाहिए। एंड कहां पे भाई? एज में भी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो वहीं पे। ऑन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP इज टू बी सिचुएटेड। कोई हार्ड है क्या? नहीं है। नाउ अभी आज की तारीख में क्या होता है वो आपको ये लाइन लिखना है। अब स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आ जाएगी? सी सबसेक्शन, सबसेक्शन क्या है? सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज सी स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। क्या ये हमने नहीं बताया था? यहाँ पे जो वर्ड होंगे वो भी नहीं बताया था, देखना। वैसे ये बहुत कम है। देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट ए ऑफ द फिलिप फॉर्म, है ना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उसका जो पार्ट है उसके साथ आपको पार्ट बी यानी स्टेटमेंट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वहां पे जैसा दिखा रहा था वही फॉर्म भरना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिलिप फॉर्म, FI छोटा, L बड़ा,
L बड़ा, I छोटा, P बड़ा, फॉर्म फिलिप फॉर्म, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मेड बाय ईदर एन एडवोकेट और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन चारों के द्वारा, वो भी जो भी प्रैक्टिस में है, इन प्रैक्टिस हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी, इन चारों में से स्टेटमेंट किसका लगेगा? whosoever engage in the formation of the LLP, LLP का रजिस्ट्रेशन जो करवाना चाहता है वो, है ना, और by one or by anyone who subscribed his name, उसको भी नीचे लिखना पड़ेगा ना, और by anyone who subscribed his name to the incorporation document, by anyone who subscribed his name to the incorporation document. क्या स्टेटमेंट में क्या लिखा जाएगा? that all the requirement of this act and the rules made thereunder have been complied with. जितने भी रूल्स इस पर्टिकुलर एक्ट में है वो सबको हमने कंप्लाई किया है, क्या किया है? ओबे किया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल दैट, ठीक है ना, वो सब वहां पे ये सब लिखा ही लिखा था। ये स्टेटमेंट है, हमने आपको वहां पे बताया था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ सकते। अब देखो जो सेक्शन 11 है उसका सबसेक्शन 2 है और 3 है। यहां पे ऐसा समझो हम वापस पार्ट ए और पार्ट बी की फिर से बात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यहां पे पार्ट ए की बात करेंगे, यानी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। यहां पे पार्ट बी की बात करेंगे, यानी स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेल कैसा होना चाहिए? बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी फिलिप फॉर्म समझ लो, उसका पार्ट है। आपको क्या वहां पे एलएलपी का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। हमने एग्जांपल लिया था, अगर आप बैंक का अकाउंट खोलने जा रहे हो तो एसबीआई का अपना एक फॉर्म होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना एक फॉर्म होता है कि आपको इनका फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो अगर आपको एलएलपी रजिस्टर करना है तो क्या आपको एलएलपी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, है ना। तो बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कौन सा फॉर्म है? फिलिप, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। जब आप एसबीआई का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप अपना नाम नहीं लिखते हो क्या? अपना नाम लिखते हो ना। तो क्या आपको यहाँ पे फिलिप फॉर्म में आपके एलएलपी का नाम नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, है ना। आप ये अकाउंट करंट अकाउंट खुलवा रहे हो, सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो, वो बताते हो, ठीक है ना। तो एलएलपी का बिजनेस भी आपको नहीं बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, है ना। फिर यहाँ पे क्या आप अपना एड्रेस नहीं लिखते हो? लिखते हो ना। तो आपको स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी नहीं बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ई में क्या बोलना चाहता है? जितने भी पर्सन एसोसिएटेड है, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु आर टू बी पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के वक्त जितने भी पार्टनर्स है, क्या उनका नाम और एड्रेस नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, है ना। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, क्या उनके नाम और एड्रेस नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। नाउ इनके अलावा आपको ये जी इसलिए दिया है क्योंकि वो फॉर्म में सिर्फ 6 चीजें नहीं थी, और यहाँ पे वो सब इंक्लूड करने जाएंगे ना तो आप कितना रट्टा मारोगे भाई, है ना। पूरा चैप्टर एलएलपी, तो ये इजी चीजें थी, हाँ इजी चीजें थी, इसको याद रख लो। और यहाँ पे क्या लिखा है? कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब पूरा फॉर्म में जो जो भी अदर चीजें हैं उन चीजों की ये बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंटेन such other information concerning the proposed LLP as may be prescribed, मतलब there has already been prescribed form, वो फॉर्म को हमें पूरा करना है। आप समझे जी का मतलब, ठीक है ना। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? वो जो फॉर्म जैसा है उसको ऐसे भरना है। बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। आपको नाम बताना है उसका, ठीक है ना। प्रपोज बिजनेस बताना है आपको कि आप क्या धंधा करना चाहते हो। और अगर वो उधर पे नीचे पता है लीटी में जो नाम थे 3 लीटी में, 3 लाइन्स में, अगर वो अगर उनमें से कोई बिजनेस है तो आपको रेगुलेटरी बॉडीज का सर्टिफिकेट लगेगा। एड्रेस बताना पड़ेगा, जो भी पार्टनर है उनके नाम और एड्रेस बताने पड़ेंगे, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके नाम और एड्रेस बताना पड़ेगा। और कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कोई डाउट? If a person makes a statement part B of the Philip form, है ना, कोई डाउट है?
part B of the Philip form. If a person makes a statement as discussed above, which he, अगर उसको लगे वो गलत है, कैसा है, गलत है, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट आप याद रखना, कोई एडवोकेट, CS, CA है ना, और कॉस्ट अकाउंटेंट ये भी मतलब साइन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी होगा वो भी साइन कर रहा है, और उसको लगे ये इंफॉर्मेशन गलत है, या तो उसको ऐसा लगे कि ये सच नहीं भी हो सकता है ना, डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू, वो मानने को ये रेडी नहीं है कि ये सच है ना, तो शैल बी पनिशेबल, पेनल्टी फॉर फॉल्स डिक्लेरेशन, उसने स्टेटमेंट दिया है वो भी गलत डिक्लेरेशन दिया है, विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 2 years, ठीक है, विथ फाइन विच शैल नॉट लेस देन 10,000 से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख तक उसको दंड हो सकता है, जिसने भी गलत डिक्लेरेशन दिया है या तो फिर वो मानता है कि ये सच नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव विच ही नोज टू बी फॉल्स, क्या उसको गलत स्टेटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू, वो मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये सच है, शैल बी पनिशेबल, उसको पनिशमेंट होना चाहिए, है ना, पेनल्टी लगेगी उसको, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डिक्लेरेशन, एक है 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है उसको, दूसरी है विथ फाइन विथ शैल नॉट बी लेस देन 10,000 से कम नहीं, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं, मतलब 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है ना। हमने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया है ना, और हम होप करते हैं कि आप आगे ही आगे बढ़ोगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।